अधिकार दिवस समारोह के द्वितीय दिवस में जो कि आदिवासी समन्वय मंच भारत के तत्वाधान में और देश भर के सभी राज्य में कार्यरत संघर्षशील और कार्यरत समूह द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन सभी आदरणीय अतिथि और देश के कोने कोने से आए हुए आदिवासी प्रतिनिधियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। मुझे जो जवाबदारी दी गई है कि आदिवासी समन्वय मंच भारत क्या है, इसकी संकल्पना क्यों की गई है, इसकी ज़रूरत देश के आदिवासियों को क्यों है और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को अवगत करवाऊं। मैं प्रयास करूंगा कि संक्षिप्त में इसके बारे में आपको अवगत करवाऊं। भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में निवासरत आदिवासी अर्थात इंडिजिनियस अर्थात ट्राइबल समूह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर चाहे उसकी भाषा की बात हो, उसकी कल्चर की बात हो, उसकी पहचान की बात हो, उसके मूल्य की बात हो, उसको लेकर संघर्ष चल रहा है। साथ ही साथ आदिवासियों के इस संघर्ष के साथ में दुनिया में इस प्रकृति के अस्तित्व को भी खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालातों में भारत के परिप्रेक्ष्य में कॉमन इशू को लेकर एक आवाज में कैसे हो सके, इस दृष्टिकोण से आदिवासी समुदाय के देखे हैं तो समन्वित रूप से एक साझा संघर्ष करते हुए एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार करने की ये एक संकल्पना की गई। इसमें जो विश्व का परिदृश्य है उसमें व्यापक रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिवर्तन को देखते हुए आदिवासी समाज के चिंतकों ने देश के अलग अलग क्षेत्र में जो भूत को जानने वाले, वर्तमान को समझने वाले और भविष्य को देखने वाले ऐसे लोगों ने एक संवाद सिलसिला प्रारंभ किया। यह संवाद का सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा और अंततः 2014 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 9 राज्यों के चिंतनशील लोगों की एक 2 दिन की मेगा बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में अलग अलग बिंदुओं पर चिंतन मंथन किया गया। वहां पर एक बात निकल के सामने आई कि हम जब देश के आदिवासियों को जोड़ने की बात करेंगे और अलग संगठन की संकल्पना की बात करेंगे तो
तो शायद फिर वही बात चालू हो जाएगी कि देश में एक नया संगठन बन गया है और जो पहले से ही कार्यरत संगठन है वो भी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को मिटाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है हम नया संगठन देश लेवल पे खड़ा कर सकते हैं? तो गहन चिंतन मंथन के बाद में यह बात सामने आई कि हम यदि ऐसा करेंगे तो एक और नया धड़ा खड़ा कर लेंगे और वही की वही स्थिति बनी रहेगी। तो बजाय इसके देश में जो कार्यरत संगठन है या जो संघर्षशील समूह है उन लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जाए, कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। तो उसका नाम भी वैसे ही होना चाहिए ताकि नाम से ही हमें लगे कि ये कोई संगठन नहीं है, देश के आदिवासियों के जो कार्यरत संगठन है या संघर्षशील समूह है उनको उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का एक माध्यम है। और इसीलिए इसका नाम बहुत चिंतन मंथन करने के बाद में आदिवासी समन्वय मंच भारत रखा गया। और यह आदिवासी समन्वय मंच भारत जैसे कि हमने बताया ये कोई संगठन नहीं है, हम लोगों को ठीक से समझ लेना होगा। यह लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने का एक माध्यम है। इतनी बात होने के बाद हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना होगा? इस देश में हजारों संगठन हैं, उन लोगों तक हमको पहुंचना कैसे होगा? उसका माध्यम कैसे बनाए हम, उसकी प्रक्रिया कैसे चलाए हम? तब यह बात लोगों के चिंतन से निकल के आई कि हम लोगों को साल भर में मीटिंग, प्रशिक्षण, मिलना मिलाना यह प्रक्रिया तो जारी ही रखना ही होगी, लेकिन एक ऐसा कोई कार्यक्रम नेशनल लेवल पे आयोजित करना होगा जिसमें कि देश भर के सारे लोग आए और उस पर चिंतन मंथन करें। तो यह तय किया कि आदिवासी, क्योंकि संगठनों के अपने अपने कार्यक्रम हैं, अपने अपने शेड्यूल हैं, तो वहाँ अपने ही कार्यक्रम में बिजी होते हैं। एक नया कार्यक्रम यदि ले जाके हम देते हैं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो लोग अपने अपने हिसाब से क्षेत्रीय लेवल पे, समुदाय लेवल पे, राज्य लेवल पे, जोन लेवल पे कार्यक्रम करते रहे। लेकिन आदिवासी समन्वय मंच भारत के माध्यम से एक ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए जो सार्वभौमिक होना चाहिए, जिसमें सबकी स्वीकृति होना चाहिए। तो वो दिन कौन सा हो सकता है? तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस इस देश में जो कभी स्वीकार नहीं होता था, लोग जानते नहीं थे और अभी भी संघर्ष तो हमारा उसको लेकर है। राज्य सरकार या भारत सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन कम से कम इतना तो हुआ है कि आदिवासी समुदाय उसको समझ चुका है और आदिवासी इलाकों में यह दिन स्थापित हो चुका है। तो यह तो प्रक्रिया चल चुकी है। तो हमें कोई ऐसा दिन ढूंढना होगा जिसे कि स्थापित करने की या लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के पश्चात से आदिवासियों के इशू को लेकर कुछ समय पश्चात चिंतन मंथन चालू हुआ। इसमें ज्यादा अंदर जाने की हमको जरूरत नहीं है आज के समय में, क्योंकि समय के अनुसार बात करनी होगी। तो 13 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के मानव अधिकारों की घोषणा की, जिसमें 46 अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों में आदिवासी लोगों के अधिकारों पर सबसे हम लोगों के बीच में हमारे समाज के संघर्षशील साथी झारखंड राज्य के माननीय विधायक महोदय सम्मानीय बंधु तिर्की जी पधार रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं।
जैसा कि चर्चा में हम लोगों के संज्ञान में आया, 3 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं और अब किसी पार्टी विशेष से जुड़े हैं। तो ऐसे लोग जो संघर्ष से निकल के आते हैं, उन लोगों से इस समाज को बड़ी आशा है, बड़ी उम्मीद है। पुनः हम तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। निरंतर करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आदिवासियों के मानव अधिकारों की घोषणा में 40 अनुच्छेद शामिल है। उस अनुच्छेद में आदिवासी लोगों के अधिकारों पर सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समाधान कारक बातों को शामिल किया गया है, जिसमें इंडिजिनियस अर्थात ट्राइबल लोगों के अस्तित्व, गरिमा और कल्याण के लिए न्यूनतम मानकों का एक सार्वभौमिक ढांचा स्थापित करता है। इस पर चूंकि ये तो डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन उसको अलग अलग देशों में इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदारी किसकी है? तो उस देश की व्यवस्था की है, उस देश के सरकार की है। लेकिन भारत देश के परिप्रेक्ष्य में हम यदि बात करते हैं तो यहां पर भी हमें निराशा हाथ लगती है। तो आखिर करेगा कौन? यह बीड़ा उठाएगा कौन? तो आदिवासी समन्वय मंच भारत ने यह तय किया कि आदिवासियों के हित के लेकर जो मानवाधिकारों की डिक्लेरेशन हुआ है, उसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आदिवासी समन्वय मंच भारत लेता है। और साल भर में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, वो देश के अलग अलग कोने में होगा। उससे होगा ये कि उस कोने में जाकर वहाँ के जो कार्यरत संगठन हैं या कार्यरत संघर्षशील समूह हैं, उन लोगों के बीच में हम लोगों का एक समन्वय स्थापित होगा। तो पहला जो कार्यक्रम है, आदिवासी समन्वय मंच भारत के अस्तित्व में, संकल्पना अस्तित्व में आने के बाद ही जो पहला जो कार्यक्रम हुआ 13 सितंबर 2016 को दिल्ली के जंतर मंतर पे, दूसरा कार्यक्रम हुआ नागपुर महाराष्ट्र में 2017 में, और 2018 में रांची झारखंड में इसका तीसरा कार्यक्रम हुआ, और चौथा जो कार्यक्रम है मैसूर कर्नाटका में। और उसके बाद में जैसा कि सब लोग हम जान रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से सारे ही लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम सिंबॉलिक रूप से हम भिलोरा गुजरात में किए, और यह छठा अवसर है जो हम आपके नॉर्थ ईस्ट में आकर इस कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। तो करीब करीब देश के अलग अलग कोने में जाकर जो आदिवासियों के संगठन ही या संघर्षशील समूह हैं, उन लोगों के बीच में एक जो समन्वय स्थापित करना है, उस कड़ी में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। एक जोन जो हमारा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब वाला है, उसमें थोड़ा सा अभी हमको समय, इस साल में हम इसमें प्लान करेंगे और उन लोगों से भी संपर्क स्थापित करेंगे। तो आदिवासी समन्वय मंच भारत के माध्यम से देश के आदिवासियों को जोड़ना और आदिवासी समुदाय की समस्याओं को आइडेंटिफाई करना, उसकी कार्य योजना बनाना और उसे उचित प्लेटफॉर्म पे ले जाकर रखना, इसको लेकर आदिवासी समन्वय मंच भारत के जो उद्देश्य है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये एक संकल्पना थी और हम देश को जोड़ने का जो एक प्रयास कर रहे हैं वो कैसा, ये बात मैंने आपके सामने रखी। इसके जो ऑब्जेक्ट है, भारत देश के आदिवासियों के बीच समन्वय स्थापित करना और एक समझ पैदा करना, स्थानीय स्तर पर समान मुद्दों पर संघर्ष कर रहे जनजातीय समूहों को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए बुद्धिजीवियों और नेताओं का एक समूह बनाना, विभिन्न ट्राइबल समूहों की पहचान, प्रचार और नेटवर्किंग, आत्मसम्मान, पहचान, आत्मनिर्णय पर विकास, विभिन्न ट्राइबल समूहों के साथ एकजुटता, प्रशिक्षण
और समता निर्माण के माध्यम से ट्राइबल समुदाय के नेताओं को सशक्त बनाना, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नीति और मुद्दों पर वकालत करना, उचित मंच पर कानूनी और न्यायिक हस्तक्षेप, ट्राइबल मूल्य, आदिवासी मूल्य, जीवन शैली, ज्ञान, भाषा और प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध का संरक्षण और संवर्धन, जैव विविधता और मानवीय मूल्यों का सम्मान करते हुए प्रकृति का सम्मान करना, युवाओं, महिलाओं, छात्रों और समुदाय के नेताओं के सशक्तिकरण की सुविधा के लिए कार्य करना, स्वावलंबन और स्वशासन के लिए समान सम्मान और कार्य, ट्राइबल अर्थात आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्य पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। इन बातों को लेकर, इन ऑब्जेक्ट को लेकर आदिवासी समन्वय मंच भारत आगे बढ़ रहा है। अब हम आते हैं कि ये जो आदिवासी समन्वय मंच भारत है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे हम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम पहुंच पाएंगे, कैसे हम लोगों को जोड़ पाएंगे, कैसे हम आदिवासियों के इशू को जब कहीं पे संघर्ष करना होगा तो कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए जो हमारा प्रोग्राम होगा नेशनल लेवल पे 13 सितंबर यूएन ड्रिप के उपलक्ष्य में, उस कार्यक्रम की जो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा वह साल भर के लिए इस समन्वय मंच भारत का अध्यक्ष होगा और उसकी जवाबदारी साल भर उसे संचालित करने की होगी। उसके नेतृत्व और उसके मार्गदर्शन में साल भर हम काम करेंगे। फिर वह साल भर के पश्चात एक अध्यक्ष मंडल बनेगा, अगले साल नया अध्यक्ष बनेगा और जो हमारा कार्यरत अध्यक्ष है वो अध्यक्ष मंडल का सदस्य हो जाएगा। इस तरह से एक अध्यक्ष मंडल की बॉडी बनते जाएगी। फिर नेशनल लेवल पे देश को 2 जोन में हम लोगों ने बांटा, दक्षिणी जोन और उत्तरी जोन। उसमें 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर का कार्य होगा कि अपने अपने जोन के अंदर आने वाले जो 5 जोन उसके बाद में डिवाइड हुए हैं उनको कोऑर्डिनेट करना और उनके कार्यक्रम तय करना, जगह जगह पे मीटिंगों का आयोजन करना और लोगों से मिलना। फिर उसके सहयोग के लिए एक नेशनल कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करना, जो हमारे मेन कोऑर्डिनेटर है उनकी मदद करेंगे और जो नीचे के कोऑर्डिनेटर है उनके बीच में समन्वय का काम करेंगे। उसके बाद इस देश को 5 जोन में बांट करके जोन प्रभारी, जोन समन्वयक बनाए गए हैं। फिर नीचे आते हैं हम तो स्टेट समन्वयक। फिर स्टेट को आपकी सुविधा अनुसार आप जोन में बांट सकते हैं और जोन समन्वयक बना सकते हैं। फिर जब हम नीचे जाते हैं तो संभाग समन्वयक, रीजनल कोऑर्डिनेटर, और फिर नीचे जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, फिर नीचे जाते हैं तो ब्लॉक अर्थात तहसील कोऑर्डिनेटर और फिर विलेज कोऑर्डिनेटर। इस तरह से इसका पूरा एक सांचा और एक ढांचा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर इसका होगा, उस स्ट्रक्चर में हम लोग अभी तक प्रेसिडेंट, नेशनल कोऑर्डिनेटर और जोन कोऑर्डिनेटर और कुछ स्टेट में स्टेट कोऑर्डिनेटर तक हम पहुंच पाए हैं। अभी बड़ी जवाबदारी हम लोगों की कि इसे हम रूट लेवल तक ले जाएं और नीचे से हमारी प्रोसेस चले। तो वो काम जब तक हम लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, एक दूसरे को हम समझेंगे नहीं, जो कार्यरत या संघर्षशील समूह हैं उनको जब तक जानेंगे नहीं, तब तक हम इस कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो एक बड़ा कार्य हम लोगों का एक बचा हुआ है। फिर अलग अलग जगह पे सेमिनार्स, मीटिंग्स और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जो इशू अभी इसी समन्वय मंच भारत के माध्यम से मध्य प्रदेश में 2017 में
हम लोग 18 में भोपाल में एक 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किए थे। उसमें 9 सब्जेक्ट पे 9 समूह बना के हेल्थ, एजुकेशन, इस टाइप के जो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये सारे सिस्टम को, मेडिसिन, ये सारे सिस्टम को लेकर चिंतन शिविर रखा था। ऐसे ही हमको अलग अलग जोन में जाकर इस तरह के शिविरों का आयोजन करके और जो इशू है उसको सामने लाना, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, और उस पर कार्य योजना बनाना और उस पर वर्क करना। तो ये आदिवासी समन्वय मंच भारत की एक मैंने संक्षिप्त में आप लोगों के सामने ये बात रखी। और विशेष करके नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करें तो ये क्षेत्र हमारे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को, यहाँ के हमारे जो साथी हैं, जो हमारे जोन कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे हमारी गूगल मीट के माध्यम से बात हुई थी कि जो कुछ भी हम कार्यक्रम करेंगे आपके यहाँ आकर हम आपके लोगों के अनुसार ही कार्यक्रम करेंगे। हम अपना कार्यक्रम आपको नहीं थोपेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। और उसी के तहत इस कार्यक्रम को हम संपादित करने जा रहे हैं। और इस अवसर पर हम लोगों को ये बड़ी सफलता मिली है कि कम से कम यहाँ के जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो हमारे लीडर्स हैं और मजबूत लीडर्स हैं हम लोगों के, ये हमको यहाँ पर समझने को मिला। हमारे धनंजय जी एक यंग लीडर हैं और हम लोगों के बीच में जो डॉक्टर मेवाड़ कुमार जी हैं, जमातिया जी हैं, ये एक संघर्षशील हमारे साथी हैं। 30 साल के संघर्ष के बाद में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस टाइप के जो संघर्ष के जो लीडर हैं हम लोगों को यहाँ पर मिले हैं। और दूसरी जो अच्छी बात रही, हम लोगों के इलाके से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से जो हमारे 2 संघर्षशील साथी हम लोगों के बीच में आए हैं, ये ताकत दिए हैं। तो इस सिलसिले को, इस प्रक्रिया को हमको निरंतर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं पुनः 13 सितंबर आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना ज्ञापित करता हूं। और मुझे इस अवसर पर आदिवासी समन्वय मंच भारत के बारे में बात रखने के लिए कहा। मैंने प्रयास किया कि ठीक से आप लोगों के सामने रखूं। दूसरा, एक जो बड़ी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट नोट में बात रखी है, ये अनंतिम है, अंतिम नहीं है। क्योंकि अभी तक हम देश के जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप से हैं, सब लोगों से हमारा संवाद ठीक से अभी भी नहीं हुआ है। जिस दिन हमारा संवाद सब लोगों से होगा, इसमें संशोधन भी हो सकते हैं और अमेंडमेंट भी हो, जुड़ भी सकती बातें और घटाई भी जा सकती है। स्ट्रक्चर के बारे में भी पुनर्विचार किया जा सकता है। तो ये हमारी एक बड़ी विशेषता है। हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वो पूरे के पूरे एक बड़ी सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और बड़े मुद्दों को लेकर हम लोगों को चलना है। और देश भर के जितने भी कार्यकर्ता आए हैं उनसे यही अपेक्षा है कि आप लोगों के जितने भी छोटे छोटे इशू, छोटे छोटे मुद्दे हो सकते हैं, आपके जोन लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे, आपके कम्युनिटी के बीच में छोटे छोटे मुद्दे हो सकते हैं, उसको लेकर आप लड़ते रहिए। आपके आइडेंटिटी को आप बना के रखिए। हम उसे ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे यदि हम बात करें तो एक बड़ी सोच के साथ में, बड़े लक्ष्य के साथ में, एक दूरदृष्टिता के साथ में कार्य करें, ताकि जो आदिवासी समुदाय इस देश में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसको हमको निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब हम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ेंगे तो देश का जो अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, जो आप अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनके प्रति आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, उनकी उम्मीदों पे, उनकी आशाओं पे हमको खरा उतरना है। ये हमारे लिए बड़ी चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस पे खरे उतरेंगे। और जितने कार्यकर्ता देश के कोने कोने से, हम कम हैं, ठीक है, हम कम हैं, लेकिन बहुत क्षमतावान हैं, बहुत उम्मीद रखने वाले लोग हैं। हम संघर्ष करेंगे। ये जो आदिवासियों की स्थिति देश में निर्मित हुई है, उसे हम ठीक से समझ के साथ में आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जो बात है, वो जो हम लोगों के बीच में जिम्मेदारी संभालने वाले जो साथी हैं, वो थोड़ा सा ऊंची समझ रखें, ऊंची सोच रखें। तुरंत ही किसी मैं कहना चाहूँगा सीधे सीधे, यदि तो तुरंत किसी लालच में ना आए। यदि हम इस बड़े प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोगों के सामने आती हैं, तो हमको उसको छोड़ते हुए बड़ी सोच के साथ में
बड़े लक्ष्य के साथ में आप लोगों को इसे आगे ले जाना है। ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी की बात नहीं है, ये सिर्फ आदिवासियों की आइडेंटिटी की बात नहीं है, अपितु ये पूरे मानव जात की अस्तित्व की बात है और प्रकृति के अस्तित्व की बात है। ये लड़ाई जो है थोड़ी सी दूसरे प्रकार की है और ये जो दुनिया में चल रहा है, जो विचारधारा या एक जो सिस्टम ने इस सिस्टम को पूरा कैप्चर करके रखा है, हमारे दिखने को हमारे साथी दिखते हैं लेकिन काम किसी और का करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बड़ी हैं, तो ये बातें लंबी होगी, पर मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ और पुनः मैं आप लोगों को बधाई संदेश के साथ में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ नारे के उस उद्घोष के साथ में, क्योंकि नृत्य देखा आपने लेकिन उत्साह भी हमको चाहिए। तो क्योंकि मेनलैंड में आदिवासी नाम से हम लोग संबोधित होते हैं या ट्राइबल के नाम से आप लोग ठीक से जाने जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो जनजाति शब्द यूज किया गया है। वो बात अलग है कि जयपाल सिंह मुंडा जी संघर्ष करते रहे आदिवासी शब्द के लिए, लेकिन अभी तक हम सक्षम नहीं हो पाए। तो हम आदिवासी शब्द को संविधान में शामिल करने के लिए बात करेंगे। हम कहेंगे आदिवासी एकता, आदिवासी एकता तो आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत देश के आदिवासी एक हो तो आप कहेंगे एक हो एक हो। आप, मैं कहूँगा दुनिया के आदिवासी एक हो तो आप कहेंगे एक हो एक हो। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत देश के आदिवासी एक हो, भारत देश के आदिवासी एक हो, भारत देश के आदिवासी एक हो, दुनिया